नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 17 जून। स्वागत है आपका द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। हिंदू का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो पहला जो आर्टिकल है डिजिटल न्याय वितरण, मतलब न्याय प्रणाली को डिजिटलीकरण करने से संबंधित है। इसको हम देखेंगे, राइट। दूसरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और इशू में चलती आ रही है बहुत दिनों से, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव। ये हमारा प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का भी स्लोगन रहता है। वो भी कोशिश करते हैं कि इस पे हो। हम इनमें सारे चीज़ें देखेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आज हम अपना पहला डिस्कशन चालू करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है, वो आर्टिकल है डिजिटली न्याय के संबंधित। इसको आप जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस पार्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। उसमें संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि आपको पता है कि भारत के जो लोकतंत्र है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा जो एक स्तंभ माना जाता है वो न्यायपालिका का माना जाता है, न्यायपालिका। लेकिन आपको पता है कि प्रेजेंट समय में कोविड के कारण, ठीक है, कोविड के कारण क्या है, सभी चीज़ें बंद पड़ी हुई है। सभी चीज़ें बंद पड़ी हुई है तो कोर्ट का भी काम बंद है। ओके, कोर्ट का भी काम हमारे यहाँ पे बंद चल रहा है। तो इससे क्या है कि हमारे जो केस है वो तो कम नहीं हो रहे, वो तो बढ़ ही रहे, लेकिन उनकी जो सुनवाई है और उनका जो निपटारा है उनमें वो नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए, एक डाटा है कि 3.27 करोड़ मामले भारतीय अदालत में अभी भी लंबित है। समझिए, अभी भी लंबित कितने सारे मामले हैं। इससे निपटारे के लिए बताया जाता है कि डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए। समझिए, तो जैसे अभी प्रौद्योगिकी है, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जा रहा है। सारी चीज़ें में टेक्नोलॉजी का बहुत सारे पार्ट आ रही है। तो क्यों ना हम इस जो टेक्नोलॉजी है, ये जो डिजिटल क्रांति है, इस डिजिटल क्रांति में हम न्यायालय को भी जोड़ दें। ओके, क्यों ना हम इस न्यायालय को भी जोड़ दें। लेकिन इसमें है कि उससे ये ना हो कि मौलिक अधिकार जो संविधान में है, संविधान में दिया हुआ है, वो नागरिक का उल्लंघन ना हो, और जो प्रावधान है उससे जोड़ के इसको देखा जाए। इसमें है कि ई कोर्ट परियोजना, इस ई कोर्ट परियोजना में 3 स्तर, ठीक है, 3 चरण में बताया गया था। पहला और दूसरा चरण, पहला और दूसरा चरण में न्यायपालिका को डिजिटलीकरण, ठीक है, यानी ई फाइलिंग, ओके, ऑनलाइन मामले पर नज़र रखना, निर्णय रखना, ऑनलाइन अपलोड करना। जैसे देखो, आपका जो है, मतलब आपके जो गवाह है, ठीक है, वो गवाह कोर्ट ना जाके, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा अपलोड करे यदि साइट पे अपना स्टेटमेंट, तो क्या समय बचेगा, यहाँ पे कोर्ट का भी समय बचेगा और पुलिस का भी समय बचेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें ये पहला और दूसरा चरण में दिया गया था। पहले एक काम पूरा नहीं हुआ, ये जो चरण दिया गया था इसमें काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन विशेषकर न्यायपालिका के नीचे जो स्तर पे ये परियोजना है, 2 परियोजना, ये सफल रहा, ठीक। जैसे आपने देखा होगा कि ई फाइलिंग, अब आप एफआईआर भी कर सकते हो, ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हो। ये सारे मुकदमे जो भी दायर होता है, इन सारे चीज़ों का डिजिटलीकरण करना स्टार्ट हो गया है। अब है कि ई कोर्ट परियोजना जो है ना, वो तीसरा है, चरण तीसरे नंबर पे, जिसमें क्या है कि अदालत की जो प्रक्रिया है उसको डिजिटलीकरण किया जाए, राइट, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ओके, न्यायालय के इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे से उत्पन्न योजना, ठीक है, वकील और वादियों तक पहुंच सक्षम होगा, ठीक है। जो वकील है और उनके वादियों, इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है। ओके, न्यायालय प्रदान करते समय परिस्थिति जो भी है, इन इंटर इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके माध्यम से क्या करना है, न्यायालय की सुविधा, जैसे कि न्यायपालिका, पुलिस और जितने भी जेल के प्राधिकरण है, सभी को क्या करना है, एक साथ जोड़ना है, राइट। इस सभी को क्या करना है, एक साथ जोड़ना है, जिससे कि सभी का डाटा एक दूसरे के पास एक जगह पे रहे। ये न्यायपालिका विजिट कर सकते हैं। ये क्लिक करेंगे, जैसे को जज है, ये क्लिक करेंगे, एक क्लिक में इनको पता चल जाएगा कि ये केस कब दायर किया गया, कहाँ पे दायर किया गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इनके गवाह का स्टेटमेंट क्या है। गवाह का स्टेटमेंट क्या है कि गवाहों को बुलाया जाता था, एक तो पुलिस बुला के स्टेटमेंट लेती थी, फिर कोर्ट में स्टेटमेंट देना पड़ता था, ये सारी प्रक्रिया होती थी। लेकिन इसमें ये होगा कि यदि इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, पुलिस जब इसकी प्रक्रिया लेगी पूरी वीडियो के माध्यम से, इसको यदि अपलोड किया जाएगा पोर्टल पे, और वहाँ से यदि जज
चाहे या वकील चाहे तो इनकी जो स्टेटमेंट है उनको सुन सकते हैं। इससे ये भी है कि मान लो कि सामने वाला जो वकील है, ठीक है, विपक्ष का जो वकील है, वो भी दूसरे का जो गवाह है उनका पॉइंट सुन सकते हैं कि एक्चुअली गवाह किस तरह से बता रहा है, क्या प्रॉब्लम बता रहा है, इन्होंने क्या देखा, और जिनको दोषी माना गया है दोषी का भी इसमें है। तो इन सारे माध्यम से इनको करने की जरूरत है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मौजूदा जो वर्ग है, ठीक है, जातिगत जो असमानता है उसमें उसको बढ़ाना। ओके, इसमें क्या है आपको पता है कि जितना मैंने एक दिन आपको बताया था, डिस्कशन किया था, जिसमें बताया गया था कि डाटाबेस से रिलेटेड मैंने डिस्कस किया था। ओके, तो डाटा निर्माण कहाँ पे होगा? डाटा निर्माण होगा पुलिस स्टेशन पे। अब मैंने वहीं पे डिस्कस किया कि पुलिस स्टेशन में हो सकता है कि जो ऊंची जाति या शक्ति हो जिसके पास, ओके, उनका केस यहीं से कमजोर कर दिया जाता है, जो लिखाया जाता है केस उसको कमजोर करके पेश किया जाता है इनके माध्यम से। दूसरा है कि गोपनीयता, हमने उसमें भी किया था कि गोपनीयता में प्रॉब्लम आएगा। गोपनीयता में प्रॉब्लम ये आएगी कि जो डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। आपने देखा होगा कि पुट्टा स्वामी केस बना भारत सरकार, उसमें बताया गया था कि गोपनीयता को रिलेटेड कोई केस नहीं है, इसमें निजता का उल्लंघन होगा। मान लेते हैं कि जैसे ये है कि आपका डाटा है, डाटा थर्ड पार्टी ले लेती है, लीक हो जाता है, ओके, सिक्योर नहीं होता है, इससे प्रॉब्लम होगा गोपनीयता का। ओके, इससे हो सकता है कि मान लो कि गवाह है, गवाह का स्टेटमेंट दिया, गवाह का डाटा लीक हो गया, उस गवाह को इसके द्वारा मरवा दिया गया। ये तो सारी चीजें इसमें समस्या है। ओके, इस चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि निजता का उल्लंघन ना हो, क्योंकि भारत में अभी तक डाटा सुरक्षा के लेके कोई कानून नहीं बनाया गया है। समझ गए? ये पॉइंट देखिए, अभी तक कोई कानून नहीं है। यदि डाटा लीक भी होता है, डाटा प्रॉब्लम भी होता है, तो इस पर कोई ठोस कानून नहीं है जिसके तहत जो डाटा लीक करने वाले हैं उनको सजा मिले। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि निगरानी की समस्या। देखो, अब एक समस्या ये आती है कि कोई एजेंसी होगा डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए, सरकारी एजेंसी या कोई भी, उन पे ट्रस्ट करना कितना तक संभव हो सकता है? ओके, आपने देखा होगा कि यूपीएससी साइट को ही हैक कर लिया जाता है। ये साइट यदि ये हैक हो गया और यदि इनको हैक करके फाइल को डिलीट कर दिया जाए तो क्या होगा? गवाह का स्टेटमेंट ही डिलीट कर दिया जाए, कोई फाइल लगाया जाए उसको एडिट करके कुछ और अपलोड कर दिया जाए साइट, ये सारी समस्या है इनमें। ओके, ई कोड से रिलेटेड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि डाटा जो स्वामित्व है, मतलब डाटा जो रहेगा वो किसके पास रहेगा? बताया जाता है कि डाटा गृह मंत्रालय के भीतर रहेगा। अब ये आप बताइए कि न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, तो क्या न्यायपालिका से रिलेटेड जो भी है, क्या वो कार्यपालिका मतलब गृह मंत्रालय के पास क्यों रहेगा? क्वेश्चन यहाँ पे राइटर के द्वारा ये उठाया जाता है, और कंसर्न ये है, इससे क्या होगा कि इनकी जो गोपनीयता है उस खतरे में रहेगी, स्पष्ट नहीं होता सकता है, पारदर्शिता की कमी होगी, राइट। तो इससे संबंधित है कि इसको क्या करना चाहिए कि कोर्ट के न्यायपालिका के अंदर ही इसको रखना चाहिए। इसकी जो फाइलिंग की प्रक्रिया है, निगरानी के अलावा अन्य सारे जो आपूर्तियां है उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट, इनसे रिलेटेड है। अब देखिए आगे करा, अभी हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, अब हम देखेंगे कि आगे क्या क्या करना चाहिए। ओके, देखिए, डाटा का उपयोग करते समय ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। डाटा को उपयोग करने चाहिए गुमनाम, एकीकृत और सांख्यिकीय जानकारी प्रदान करे, ठीक है। और तीसरे चरण मतलब जो फर्स्ट दो चरण है उसके डाटा करे कि इसमें क्या क्या समस्या आ रही है, उस समस्या को टैकल करने के लिए एक योजना चलाए, ठीक है, एक पॉलिसी लाए जिसके तहत इसको किया जा सकता है। और तीसरा चरण का प्रवेश जो पक्ष है उसको एकरूपता और मानकीकरण, ठीक है, एक फ्रेमवर्क बना के इसको लागू किया जाए, ठीक है। तीसरे चरण का जो विजन दस्तावेज है, उनकी मसौदा जो है, इसकी आवश्यकता, सुरक्षा को करना चाहिए। उसके बाद आपका क्या है कि जनता के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन ना हो, इन सारी चीजें प्रक्रिया को किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये हमने आज आर्टिकल डिस्कस किया, इससे रिलेटेड न्यायालय प्रक्रिया को डिजिटलीकरण करने से संबंधित। अब हम चलते हैं दूसरा आर्टिकल। हमारे दूसरा जो आर्टिकल है, वो जो आर्टिकल है ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ये जीएस पेपर 2 के राजनीति से संबंधित है। ओके,
राज्य व्यवस्था से आप इसको लिंक कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये है कि पृष्ठभूमि क्या है इसका। पृष्ठभूमि ये है, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ये है कि आपको पता होगा कि चुनाव जो हमारे यहाँ पे 1991 से लेके 1967 तक, ठीक है, 67 तक जो चुनाव होता था वो केंद्र का और राज्य का चुनाव एक साथ ही होता था। ओके, केंद्र और राज्य का चुनाव एक साथ ही कराया जाता था, लोकसभा और विधानसभा का, लोकसभा और राज्य की विधानसभा का चुनाव एक साथ होता था। लेकिन क्या हो गया, 1968 से 1969 इनके दौरान कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गया। 5 साल का कार्यकाल होता था, इनसे पहले इन्होंने अपना विश्वास खो दिया होगा, ठीक है, बहुमत खो दिया होगा, तो इनकी भंग हो गया। भंग होने से क्या है, ये जो एक साथ की जो प्रक्रिया चल रही थी, ये यहाँ पे साइकिल टूट गया, ये चरण यहाँ पे टूट गया। उससे लेके अभी तक, ठीक है, उन दिनों से लेके लगभग 30 सालों में आप देखोगे कि हर साल किसी ना किसी राज्य का या विधानसभा का या फिर लोकसभा का चुनाव होता ही होता है, राइट। इससे क्या है कि हमारे पूरा सिस्टम चुनाव में ही हर साल लगे रहते हैं, राइट। ये हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें देखिए अब इसका परिभाषा क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। एक साथ चुनाव को, भारतीय चुनाव के चक्र को इस तरह से संचित किया जाए कि उसको लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो चुनाव है वो एक साथ कराया जा सके। ओके, नेक्स्ट संदर्भ ये है कि संविधान का अनुच्छेद 83 क्लोज 2 कहता है कि लोकसभा के लिए 5 साल का अवधारणा किया गया। वहीं अनुच्छेद 172 क्लोज ए में बताया जाता है कि ये विधानसभा के लिए किया जाता है, राइट। विधानसभा के लिए पहली बैठक से 5 साल का प्रावधान किया गया है, और इससे पहले भी इसको भंग किया जाता है कि, लेकिन शर्त रहता है कि इसका कार्यकाल बंद हो जाए, विश्वास मत जो है ना वो खो दे, बहुमत खो दे, राइट। ये सारी चीजें हैं जिसके कारण से ये सरकार गिर सकती है। ओके, नेक्स्ट, इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसका चुनाव कराने का, एक साथ चुनाव कराने का जो तर्क है, इसके तर्क में इनके पक्ष में क्या क्या बताया जाता है। इनके पक्ष में बताया जाता है कि विकास में कम व्यवधान आएगा, मतलब विकास जो प्रक्रिया है उसमें कम बाधाएं आएगा। ओके, इसको बाधाएं आप बोल सकते हो कि विकास में कम बाधा आएगा, जिससे कि आपको पता है कि हर साल मैंने क्या होता है कि 30 सालों से हर साल राइटर बता रहे हैं कि 30 साल से हर साल चुनाव हो रहे हैं। चुनाव होने से क्या है कि चुनाव से पहले आचार संहिता आता है। आचार संहिता से क्या होता है कि विकास जो होती है ना उनकी गति रुक जाती है, जिससे कि अन्य जो सरकारी गतिविधियां हैं उन पर प्रतिबंध लग जाता है, तो विकास नहीं हो पाता है। दूसरा, लोक लुभावनवाद को कम करना। आपको पता है कि चुनाव का जब समय आता है तो राजनीतिक पार्टी के द्वारा लोक लुभावन का काम किया जाता है, जनता को ऐसा बताया जाता है कि आपके लिए सब कुछ है, राइट। इससे क्या होता है कि दूरगामी, दूरदर्शी और लोककारी, मतलब जनता ऐसा ही कोई योजना या ऐसा ही कोई पॉलिसी लेके आती है जिससे कि इनकी वोट मिल सके। ओके, वोट बैंक के पॉलिसी खेलते हैं यहाँ पे। ओके, समझिए, ये समस्या आते हैं। उसके बाद है इनके पक्ष में कि कम खर्च, इसके यदि एक साथ चुनाव कराया जाएगा तो एक साथ चुनाव कराने में कम खर्च लगेगा, खर्च कम होगी। उसके बाद है सामाजिक तनाव को कम करना। चुनाव के समय में आप देखोगे ध्रुवीकरण, जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, इसके मुद्दे पे चुनाव हमारे देश में ये आम बात हो चुकी है, और इसको लेके बहुत सारे ध्रुवीकरण किया जाता है, राइट, उम्मीदवारों के द्वारा। यदि इससे क्या है कि समाज के एक दूसरे वर्ग में हर वक्त तनाव बने रहते हैं, राइट, हर वक्त तनाव बने रहते हैं, एकता की कमी हो जाती है। इसको दूर किया जा सकता है यदि एक साथ चुनाव लड़ाया जाए। तो 5 साल के बाद आएगा तो ध्रुवीकरण 5 साल के बाद ही होगा। ये जो प्रक्रिया होती है उसके बाद क्या हो जाता है, एक समय के बाद ये जो स्टीम पे रहता है ये नीचे जाना चालू हो जाता है, हमारा एकता बढ़ जाता है। लेकिन क्या है, आप इसे जैसे ही नीचे होना स्टार्ट होता है फिर चुनाव, फिर ऊपर चला जाता है। तो राष्ट्रवाद, ये सारी चीजें समस्या आती है, ये सारे फायदे हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है कि जनशक्ति का प्रयोग किया जाए। इसमें यह है कि यदि उदाहरण के लिए आप देखो कि लंबे कर्तव्य, एक तो देखो कि चुनाव के लिए लंबे समय
से तैनात रहते हैं जनशक्तियाँ, उसको मुफ्त किया जा सकता है। इसमें आप देखोगे कि शिक्षक को इसमें काम पे लगा दिया जाता है। यदि शिक्षक इस पर काम पे लगे रहेंगे, हर साल चुनाव होता रहेगा, तो क्या शिक्षा प्रणाली में वीकनेस नहीं आएगा? सरकार जनता के टीचर का तो पूरा फोकस रहता है चुनाव करवाने पे, उनकी ट्रेनिंग लेने पे, पढ़ाएंगे क्या वो? तो उससे संबंधित है कि इसको कम किया जा सकता है। 2014 के चुनाव में 4 विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, ठीक है। तो इसमें जितने भी है कंपनियां एक साथ लगी थी, उनके फोकस जैसे सीआरपीएफ है, ये देखो कि कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं उन्हीं में तैनात होते हैं। तो हमारे आंतरिक मुद्दे को ये इनके द्वारा हीट खत्म हो जाता है। जिनके लिए इनका मकसद था कि आप आंतरिक मामले को संभालेंगे, लेकिन ये क्या होता है कि ये आंतरिक मामले नहीं संभाल के ये चुनाव के मामले को संभालने में लगे होते हैं। इन सारी चीज़ों से हमारे जो पावर होता है, पावर डिवाइड हो जाता है, पावर बढ़ जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। इसमें यह है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा की जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन करके फिर से इसको बहाल किया जा सकता है, ठीक है। इसको फिर से क्या किया जा सकता है, परिभाषा 2 के धारा को इसको फिर से बहाल किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में पहले होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, हम पहले बार करेंगे, राइट। तो ये प्रक्रिया होती थी, इसके लिए हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ हैं। इनमें चुनौतियाँ क्या है? चुनौतियाँ पहले संवैधानिक चुनौतियाँ है। देखिए, संवैधानिक चुनौतियाँ ये है, पहले हमने बात किया कि 83 क्लोज 2 171 अनुच्छेद 171 क्लोज ए क्या बताता है? इसमें क्या बताता है? लोकसभा 5 साल का कार्यकाल करेंगे, ये बताता है राज्यसभा। अब बताइए कि एक टाइम ऐसा होगा जब चुनाव कराना होगा साथ में, तो किसी राज्य का 3 साल ही का कार्यकाल बचा होगा, या किसी राज्य का यदि अब एक टाइम पे ले जाओगे तो 7 साल का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। ये आपकी ये जो अनुच्छेद है, इनकी तो उल्लंघन होगी ना। इससे ये आपकी संवैधानिक जो है, संवैधानिकता ये इनमें प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद है कि परिचालन व्यवस्था में क्वेश्चन मार्क लगेगा, किसी का टर्म बढ़ाना, किसी का टर्म घटाना, ये चीज़ें है। उसके बाद है मतदाता व्यवहार पर प्रभाव पड़ेगा। मतदाता का व्यवहार, देखिए क्या होता है कि एक साथ चुनाव होगा, 2 ईवीएम उनको दिया जाएगा, एक लोकसभा के लिए, एक राज्यसभा के लिए। हमारे पास इतने ऐसे भी जनता है, बहुत सारी जनता शिक्षित नहीं है, उनको ये नहीं लगेगा कि कौन लोकसभा का है कौन राज्यसभा का है। और जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, जो केंद्रीय पार्टी होती है, वो उनको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ते हैं, और वही चुनाव राज्य के मुद्दे पे भी काम कर जाता है। इनसे क्या होगा कि बड़े पार्टी जो होते हैं वो राज्य में भी चुनाव बन जाएगा और केंद्र में भी। तो यहाँ पे आप एक डाटा देखिए कि 1951 और 1967 तक देखोगे कि अधिकतर के कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, राइट, एक ही हर राज्य में। फिर जाके जैसे ही ये टर्म टूटा, उसके बाद ये टर्म जो है, ये जो साइकिल टूट पाया, देख रहे हैं। इससे क्या है कि केंद्र स्ट्रांग होता है तो राज्य भी उसी के पक्ष में चला जाता है, क्योंकि मतदाता का जो व्यवहार होता है ना, उससे प्रभावित होता है। इससे क्या हो जाता है, क्षेत्रीय जो दल होता है उसको नुकसान हो जाता है। ये जो क्षेत्रीय दल है उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आप क्या है, नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की गहराई को उलट देता है। लोकतंत्र की जो गहराई होती है उनको क्या कर देता है, ये उलट देता है। एक मिनट मैं ले लेता हूँ। लोकतंत्र का जो गहराई है उनको उनको उलट दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि क्षेत्रीय पार्टी, यही सारे मुद्दे हैं, उनको इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिल पाता। केंद्रीय जो पार्टी होती है उनको ही मिलता है। तो आप देखिए, केंद्रीय पार्टी की मिलेगी तो केंद्र में भी, राज्य में भी उसी का सरकार रहेगा, तो क्या सही नहीं रहता। जिससे लोकतंत्र क्या है, जनता के पास वो रहना चाहिए। उनके सारे मान लेते हो कि कोई जनता चाहती है कि केंद्र में हम बीजेपी को डालें और राज्य में हम कांग्रेस को रखें, लेकिन वो समझ नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा ईवीएम कहाँ पे है। तो इस माध्यम से क्या होता है कि दोनों जगह बीजेपी आ गई। जनता चाह रही थी कि राज्य में कांग्रेस को आना, लेकिन यहाँ पे तो आ नहीं रही है, दूसरे दल आ गई, राइट, उसी से संबंधित है। उसके बाद है कम जिम्मेवारियां भी कम हो जाती है कि 5 साल के बाद चुनाव होगा, तो ये क्या करेंगे कि एक बार चुनाव लड़ लेंगे केंद्र और राज्य का। उसके बाद इनको पता है कि अब चुनाव तो होने वाला नहीं है, 5 साल हम शासन करेंगे, तो इस पर लोग जिम्मेवारियां कम हो जाती है। यदि पूरे हर साल यदि चुनाव होता है कहीं ना कहीं का, इससे क्या है कि वो जो पार्टी होती है
उनकी जिम्मेदारियां होती है कि यदि हम कोई पॉलिसी ऐसा लाते हैं जो जनता के पक्ष में ना हो तो आने वाले जो वोट इलेक्शन है उसमें हमें नुकसान झेलने को मिल सकता है, जिम्मेदारियां कम होती है। उससे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है कि इलेक्शन में आप देखोगे कि बहुत सारे रोजगार मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जाता है, राइट। यदि ये इलेक्शन एक ही बार होगा 5 साल में, ये रोजगार तो खत्म हो जाएगा ना यहाँ पे, उससे संबंधित है, राइट। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बताया जाता है? कंक्लूजन में ये बताया जाता है कि वन नेशन वन पॉल जो नीति है इसको अपनाना चाहिए, ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन बहस और चर्चा सभी हित को, मतलब बहस करना चाहिए, सभी राज्यों को से सहमति लेनी चाहिए, राइट। उनके सभी को सहमत सभी राष्ट्रीय राजनीति दल से लेना चाहिए, फिर जाके ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये पॉलिसी को लाना चाहिए, ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। तो आज के आर्टिकल डिस्कस किया कि चुनाव में एक वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित आज हमने दो एडिटोरियल डिस्कस किया था। पहला एडिटोरियल जो था वो किससे रिलेटेड था? वो डिजिटलीकरण से रिलेटेड था, ओके, कोर्ट की न्यायपालिका को कैसे डिजिटलीकरण किया सकता है। दूसरा है वन नेशन वन इलेक्शन। तो इस आपको इससे संबंधित नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का दे दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप इसका PDF नोट्स ले सकते हैं, और ये देखने के बाद आप नोट्स को पढ़े, फिर जाकर आपको बेनिफिट होगा, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।